एक बीजपत्री भ्रूण का, ठीक है। उसमें जो द्विबीजपत्री पौधा था उसमें तो हमने कौन सा लिया था, हमने पौधा लिया था कैप्सुला बरसा पेस्टोरिस का, ठीक है, उसमें आसान होता है। और यहाँ क्या है, एक बीजपत्री पौधे में एक जनकेसी फैमिली होती है, ठीक है, जनकेसी कुल होता है पौधों का, जिसका प्लांट होता है ल्यूजुला फ्रोस्टोरी, वही लिया जाता है। कौन सा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम, धारण, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा आसान है ऑब्जर्व करना, ठीक है, ल्यूजुला फ्रोस्टोरी। और ल्यूजुला फ्रोस्टोरी के बाद आगे बात करते हैं। ल्यूजुला फ्रोस्टोरी में फिर क्या होगा कि एक, सबसे पहले क्या होगा, वही जाइगोट बना। जाइगोट का मतलब क्या होता है, कोशिका, ठीक। ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये दो में बदला, और दो में बदलने के बाद इसको कोई एक कोशिका जो भ्रूणपोष की तरफ है वो क्या बोल दी जाएगी, सी ए बोली जाएगी, ठीक है। और जो बीजांड द्वार की तरफ है वो सी बी बोली जाएगी। तो अभी इसको सी बी मान लेते हैं, हम रिजु के हिसाब से बात करते हैं, इसे सी ए मान लिया। आगे कोशिका में विभाजन होगा तो आपको पता है सी ए तो सी ए रहती है, अपनी तरीके से रहेगी स्टार्टिंग, बाद में होगा इसमें भी विभाजन, लेकिन सी बी जो है, सी ए में तो क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य, और सी बी जो है उसमें कंटिन्यू क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। अनुप्रस्थ विभाजनों में से सी बी कोशिका सबसे पहले जब विभाजित होगी तो ऊपर की कोशिका है वो बनेगी सी आई, और नीचे वाली बनेगी एम, ठीक। और अब इन सी ए और सी ए एम और सी आई के अंदर आगे विभाजन होगा। जो सी बी है उससे दो कोशिकाएं बनी ना, सी आई और एम। कुछ समय के बाद क्या होगा, एम जो है वो फिर से अनुदैर्ध्य विभाजन करेगी, और सी आई जो है वो अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। देखो भाई, सी आई जो है ये वाली, ये तो अनुप्रस्थ विभाजन करेगी ऐसे, ये एन मान लिया, इसको एन डैश मान लिया इसका नाम, ठीक। या ऊपर वाली को एन डैश कह दिया, नीचे वाली को एन। एम जो कोशिका थी, इस एम कोशिका ने और इसने क्या किया, अनुदैर्ध्य विभाजन किया, और अनुदैर्ध्य विभाजन के बाद ये दो एम कोशिकाओं में बदल गई, एक ये और एक ये हो गई एम। इतना समझ आ रहा है। सी आई किस में कन्वर्ट हो रही है, एन डैश और एन में। एम जो है वो अनुदैर्ध्य विभाजन कर रही है। उसके बाद सी ए जिसमें दो कोशिकाएं थी, ये और कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, चार में, ठीक, समकोण विभाजन करेगी। और इस तरीके से इन कोशिकाओं के नाम हो जाते हैं, ठीक है, क्यू, एन और एन डैश के रूप में चिन्हित कर लिया। इस अवस्था के बाद क्या होगा, आगे कोशिकाएं विभाजित होंगी तो उन्हें फिर एल और एल डैश कह लेते हैं, ठीक। क्यों है ये एन, एन डैश, एल, एल डैश, इन सब कोशिकाओं के नाम होना इसलिए जरूरी है, इसलिए हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ कोशिका विभाजन होगा तो बाहर वाली कोशिका की इस लेयर को क्या कह दिया हमने, एल डैश, और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं उसको, इधर नीचे वाली जो कोशिकाएं उनको हमने कह दिया एल। ऊपर की कोशिकाएं जो सी एम, ये एम था ना, एम एम विभाजित हुआ आगे, देखो एक जाइगोट था, वो अनुप्रस्थ विभाजन करके दो, सी ए और सी एम में बदला, सी ए और सी बी में बदला, सॉरी सी बी जो है वो सी आई और एम में बदला, सी ए अपनी ही जगह रहा। अब उसके बाद क्या होगा, सी आई जो है वो अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, और एम जो है वो इस तरीके से दो कोशिकाएं बनाएगा। दो कोशिकाएं बनाने के बाद फिर से दो और कोशिकाएं बनाएगा। सी ए जो है वो अपनी जगह पर है, ठीक। फिर ये आगे विभाजित होता रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ ये कोशिकाएं और विभाजन करें तो ये जो कोशिकाएं बनी, ये क्या बनी, एन डैश, और ये क्या बनी, एन। और यहाँ ये जो कोशिकाएं बनी, ये सब कोशिकाएं एम ही है, जो आगे जा करके फिर क्या होगा, विभाजित होंगी, तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक। कंटिन्यू फिर और डिवीजन होगा एन डैश में, तो उससे बनेंगे पी ओ एन, एम, एल, इस तरीके से इनके नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बात जो समझने वाली है वो ये है कि एन डैश जो है
वो तो आगे निलंबक बनाएगी। ठीक है, इसकी स्थिति और आगे क्लियर करें तो इसकी स्थिति ऐसी है, ये और ऊपर विभाजित होती चले जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कोशिकाएं विभाजित होंगी इसे, जिनके न्यूक्लियस हो गए, ज़्यादा ही बड़ा न्यूक्लियस बना दिया हमने। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ जो कोशिकाएं हैं वो M कोशिकाएं हैं, इधर जो है वो L है, इधर जो है वो सॉरी इधर L डैश है, इधर L है, और इधर जो है वो N डैश और ये जो है वो N है। ठीक, और आगे इधर कोशिकाएं और आगे विभाजित होंगी, और विभाजित होने के बाद क्या होगा, इसकी स्थिति हो जाएगी कि एक जो ऊपर वाली कोशिका है वो सस्पेंसर, ये N डैश जो है वो N डैश ये रही, ये क्या बना देगी, निलंबक। इस तरीके से कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो M तो रह गई कहाँ, यहाँ किनारे पे, ये हो गई M, और उसके बाद आगे इसमें जो कोशिकाएं बनती चली जाएंगी, उनके बाद क्या होगा, बाहर की तरफ कौन सी बन रही है, L डैश, N डैश, N M, N डैश, ये वही N डैश, इधर आएगी N, इधर आएगी M, ये हो गई L डैश, और नीचे की तरफ ये हो गई L। कुल मिला के इनके नामकरण को K, L, M, N ये सब रखना क्यों जरूरी है, उसके पीछे कारण ये है कि जो L कोशिका है वो एक बीजपत्री के निचले भाग का निर्माण करती है। ठीक, L क्या करेगी, अब एक बीजपत्री को मोनोकॉट लिख देते हैं ना, मोनोकॉट के निचले भाग का निर्माण करेगी, और L डैश जो होती है वो L डैश क्या करेगी, एक बीजपत्र के ऊपर का भाग, यानी कि ये बनाएगी प्रांकुर, प्रांकुर निर्माण का काम करेगी L डैश। कौन सी, L डैश। L क्या करेगी, निचला भाग बनाएगी, और M क्या करेगी, मूलगोप और वलकुटजन, वलकुटजन मध्य में होगा तो उसे पेरिब्लेम कहते हैं, और अंदर की तरफ होगा तो प्लीरोम कहते हैं। तो ये क्या करेगी, वलकुटजन, यानी वलकुट को बनाने वाली कोशिकाओं का, और कुछ भाग क्या करेगी, मूलगोप, मूलगोप कुछ भाग, ये उसका निर्माण करेगी, वो M कोशिका। ठीक, अब हो गया M हो गया, L हो गया, अब क्या बचा N, N क्या करेगी, मूलगोप बनाएगी, मूलगोप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट कैप। और N डैश, N डैश क्या हो गया, ये क्या करेगी, निलंबक बनेगी। ठीक है, और इन कोशिकाओं के विभाजन के बाद क्या होगा, चतुर्थांशक व्यवस्था आई ना, और चतुर्थांशक के बाद इसमें अष्टांशक बनेगा, और अष्टांशक बनने के बाद ये टोटल बनते बनते इसकी स्थिति तो हमेशा यही रहेगी, यही है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं कोई दोबारा तो बनना नहीं है, द्विबीजपत्री दो तो बनने नहीं है, एक ही होता है। कुल मिला के इसकी स्थिति आपको जो देखने को मिला होगा, आपने शुरू में एक पढ़ा होगा बीज पत्र के बीज के बारे में, तो उसमें ऐसी संरचनाएं देखने को मिली होगी आपको, ये पढ़ा होगा कभी आपने, ये एक बीजपत्री बीज की संरचना है, बीज बन गया, पूरा भ्रूण विकसित हो गया, क्योंकि जो इंटेग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण वर्ण वगैरह होते हैं वो तो शीट कोट बना देते हैं, शीट कोट का मतलब होता है बीज आवरण बना देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ ये बन गया, फिर प्रांकुर है तो ये प्रांकुर बना, प्रांकुर के ऊपर जो है वो प्रांकुर चोल बना,
ठीक है। और प्रांकुर चोल, ये यहाँ मूलांकुर बना, मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल बनता है, और उसके बाद ये जो है स्थिति, ये पूरा भ्रूण पोष होता है। ठीक है। और इसी भ्रूण कोश के, इसको कुल मिला के बाद में स्कूटैलम कहते हैं, हालांकि इंग्लिश कहो या हिंदी कहो, इसको बोलते हैं स्कूटैलम। ठीक है। ये पोषण देने का काम करता है। ये जो लेयर है उसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन लेयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस भाग होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे कई बार डेली यूज में भी आ जाता है हमारे काम में। ठीक है, आपने कभी मक्का खाई होगी, तो अब तो खैर वैसे भी सीजन आ गया मक्का का, है ना। तो मक्का में आप देखना कभी ऐसे दाने लगे होते हैं, दाने लगे होते हैं। दाने तो क्या है, खाने वाला भाग हो गया हमारा। इसको जब आप हटाओगे ना, इसमें से इन दानों को निकालोगे तो यहाँ गड्ढा रह जाएगा, उसका स्पेस रह जाएगा। जब आप निकालोगे तो कई बार ये इसके साथ लगी हुई आ जाती है, मतलब उसको ऐसे हटाओगे आप तो उसमें एक पॉलिथीन, जैसे ये मक्का का दाना लिया आपने, तो यहाँ पर कई बार एक लेयर जैसी लगी हुई आती है, वो एल्यूरोन लेयर होती है। बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो वो एल्यूरोन लेयर होगी। उसके बाद आपका ये जो है पूरा भ्रूण कोश, भ्रूण का विकास ये हो गया समाप्त। देखो भाई, आपके थर्ड पेपर की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट दोनों साथ लेके चल रही हो, क्योंकि थर्ड में तो इतना था। अब उसके बाद आपके आगे आती है फोर्थ यूनिट, उसमें पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह है, यानी बहुभ्रूणता। पार्थेनोकार्पी पढ़ा होगा आप लोगों ने, यानी बिना निषेचन के फलों का निर्माण हो जाता है, जैसे केला वगैरह, अंगूर वगैरह। जब निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक, तो उसमें कुछ पॉली एम्ब्रियोनी है, एपोमिक्सिस है, अनिषेक जनन वगैरह है, पार्थेनोकार्पी वगैरह, वो सब आप पढ़ोगे। और इसी के साथ आपकी थर्ड पेपर की 4 में से 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स के पूरा होने के बाद आगे जो बचता है फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट में तो फैमिलीज हैं, फैमिली मतलब कुल होंगे, लेकिन कुल पढ़ने से पहले हमें टेक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, है ना, तो यानी वर्गी की। तो अब इसको खत्म करवाने के बाद अब कल आपको पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, इनमें केवल डेफिनेशंस और एग्जांपल्स ही हैं ज़्यादातर। वो करवाने के बाद फिर मैं आपको फर्स्ट यूनिट करवाऊंगी एंड देन आफ्टर सेकेंड यूनिट। ठीक है, और इन दोनों यूनिट्स के होने के बाद आपका थर्ड पेपर जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है ना, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास आधा ही किया है हमने इस बुक को। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका क्लियर। अब बाकी का बाद में कल पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी नए चैप्टर्स हैं, नए टॉपिक्स। अच्छा, अभी काफी टाइम है। नहीं सॉरी, अभी तो टाइम है आपका। अभी तो टाइम है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हम फिर नया स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, देखो आप लोगों ने सबने संतरा वगैरह खाए होंगे, नींबू खाया होगा, है ना। तो संतरे में क्या होता है, एक एक फाँक अलग से निकल करके आ जाती है। ठीक है ना, एक एक पार्ट अलग निकल के आ जाता है, फिर हम उसे खाते हैं। यानी कि एक ही फल है और उसके अंदर एक ही उसकी बाह्य भित्ति है, फिर मध्य फल भित्ति है और अंत्य फल भित्ति है। और उसके बाद जो संतरे का रसीला भाग होता है ना, मतलब उसकी परत को आप खोलोगे तो उसमें से बहुत सारी, देखो ये संतरा खाया हुआ सबने, ठीक है, ये हिस्सा है। अब इसमें यहाँ तो होते हैं बीज, और यहाँ ये होता है इसका रसीला भाग, ये इसके रेशे ही रेशे होते हैं, है ना। एकदम खट्टा मीठा लगता है, क्यों? क्योंकि वो अपने बीज के लिए क्या है, पोषण दे रहा है, भ्रूण पोष, उसको पानी दे रहा है। ठीक, तो अब इस संतरे की बात करें
तो ये क्या है, एक ही संतरे के अंदर बहुत सारी फांकें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो कई सारी फांकों को हम क्या कहते हैं? अच्छा, एक स्टूडेंट चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो उसे क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? भ्रूण। ठीक, बहुत सारे भ्रूण जब एक ही फल के अंदर बने तो उसे क्या बोलते हैं? बहु भ्रूणता। ठीक, अब भ्रूण कोश से अगर एक ही भ्रूण कोश है, देखो भाई ये है, एक ही भ्रूण कोश है, इस एक ही भ्रूण कोश के अंदर अगर बहुत सारे भ्रूण बन जाएं, है ना, अलग 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 अलग, तो उसे तो बोलते हैं सत्य। सत्य बहुभ्रूणता। सत्य बहुभ्रूणता। और अगर ऐसा हो कि इसमें नहीं है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा भ्रूण कोश है, अलग अलग 2-3 भ्रूण कोश बन गए, फिर उनमें अलग अलग अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो उसे कहते हैं आभासी या असत्य। असत्य। आभासी या असत्य बहुभ्रूणता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सत्य फल और असत्य फल आपने पढ़े होंगे, है ना। तो सत्य फल उसे कहते हैं जो अंडाशय के निषेचन के बाद बनता है। अंडाशय से जो फल बनता है निषेचन के बाद, उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। और जो अंडाशय के निषेचन के अलावा किसी और तरीके से बनता है, उसे क्या कहते हैं? असत्य फल। यानी कि अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई और भाग जब फल बना है तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल। जैसे सेब, एप्पल है, दूसरा पियर नाशपाती है ना, वो सब क्या बोले जाते हैं? असत्य फल। क्यों? क्योंकि सेब की कहानी जो है वो क्या है कि उसमें बीजांड से नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा? एप्पल की कहानी ये है भाई कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये हो गया अंडाशय, ये अंडाशय तो सूख जाता है। सेब में होता क्या है, ये पुंकेसर है ना, वर्तिका, ये सब तो झड़ जाते हैं, ये दल बाह्य दल, ठीक, ये सब तो झड़ जाएंगे। निषेचन तो होता है, लेकिन निषेचन के बाद ये जो पुष्पासन है ना, ये हिस्सा इसको घेरना शुरू कर देता है और घेर करके इसको ऐसे कवर कर देगा। जब ये हिस्सा घेरेगा तो सेब कहाँ बनेगा? यानी कि आप जब सेब खाओगे तो सेब की जो एक तो बीज है उसमें, और बीज के बाद एक प्लास्टिक का सा कवर जैसा और दिखाई देता है, वो उसकी अंडाशय है, ठीक है, जो सूख गया और बिल्कुल आकर के बीज से घिर गया है। अब क्या है, जो हिस्सा हम खाते हैं एप्पल का, सेब का, वो क्या है? ये पुष्पासन है, यानी पुष्प का आसन ही उसमें फल का रूप धारण कर लेता है। तो अंडाशय से नहीं बना है ना फल, इसलिए सेब को क्या कहते हैं? असत्य फल। यही स्थिति किसमें होती है? नाशपाती के अंदर भी होती है, ठीक है। तो दोनों ही फल क्या है? असत्य फल है। ठीक ऐसे ही भ्रूण कोश से अगर बने तो उसे क्या बोलेंगे? सत्य। और नहीं बने तो उसे क्या बोलेंगे? असत्य। ठीक है, अब ओरिजिनली टाइम हो गया है, ठीक। तो अब हम बाकी का करते हैं।